गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल कंटेंट्स। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल कंटेंट्स। तो ये एनालिसिस हम क्यों करते हैं? द गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल एनालिसिस The gastric and duodenal analysis test examines the acidity of the gastric secretion in the basal state. ठीक है, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? द गैस्ट्रिक एनालिसिस टेस्ट एग्जामिन इसको एसिडिटी जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को एनालाइज करने के लिए हम गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बेसल स्टेट में करते हैं विदाउट स्टिमुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट एंड द मैक्सिमल सेक्रेटरी एबिलिटी विद स्टिमुलेशन। ठीक है, और क्या है जो उसका मैक्सिमल सेक्रेटरी एबिलिटी अगर हमको चेक करना है, ठीक है, हमको एनालाइज करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं? स्टिमुलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेशन यूज़ करते हैं। तो स्टिमुलेशन क्या हो सकता है? दैट इज़ विद द हिस्टामिन फॉस्फेट बेटाजोल हाइड्रोक्लोराइड इंडिकेट या पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये बेटाजोल हाइड्रोक्लोराइड इंडिकेट क्या करता है? पेप्टिक अल्सर को। अगर ये इंडिकेट बेटाजोल हाइड्रोक्लोराइड क्या इंडिकेट करता है? पेप्टिक अल्सर को इंडिकेट करता है। और एन एब्सेंस ऑफ फ्री HCl अगर क्या है उसमें टेस्ट में अगर हमको जो HCl है, ठीक है, वो अगर हमको एब्सेंस दिखता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? गैस्ट्रिक एट्रोफी और द पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, हम जो स्टिमुलेशन हिस्टामिन फॉस्फेट स्टिमुलेशन हम यूज़ करते हैं तो उस टेस्ट में अगर हमको बेटाजोल हाइड्रोक्लोराइड दिखता है तो क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, और अगर हमको उसमें HCl एब्सेंस दिखता है, ठीक है, उसमें हमको HCl नहीं दिखता है, अगर जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं अगर उसमें हमको HCl नहीं दिखता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट को गैस्ट्रिक एट्रोफी या फिर पर्निशियस एनीमिया का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस जो टेस्ट का उसका 3 मेथड है। तो फर्स्ट है बेसल गैस्ट्रिक एनालिसिस, सेकंड स्टिमुलेशन टेस्ट और थर्ड है ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो ये 3 मेथड है आपका, बेसल गैस्ट्रिक एनालिसिस, स्टिमुलेशन टेस्ट और ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस। ठीक है, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? टू इवॉल्वेट गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इवॉल्वेट करने के लिए एंड टू डिटेक्ट एंड इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द फ्री HCl। ठीक है, जो HCl हमारे गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल एरिया में जो पाया जाता है HCl, तो उसके इंक्रीज और डिक्रीज लेवल को असेस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अगर HCl कम होता है, HCl का लेवल अगर कम होता है या फिर ज़्यादा होता है तो पेशेंट में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकता है? अगर डिक्रीज़ होगा, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा तो पेशेंट में क्या हो सकता है? फर्स्ट डिक्रीज लेवल है तो फर्स्ट क्या है? पर्निशियस एनीमिया, सेकंड क्या है? गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी, थर्ड क्या है? एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। तो फर्स्ट पर्निशियस एनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज द रेड ब्लड सेल व्हेन द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब इनफ विटामिन B12। ठीक है, जब बॉडी को विटामिन B12 इनफ मात्रा में नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल होता है वो बॉडी में डिक्रीज होने लगता है, तो इसे हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी, तो इसका मतलब होता है कि स्टमक कैंसर। थर्ड है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट है एलिवेटेड लेवल, इसका मतलब होता है इंक्रीज लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट है पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर आप लोगों को पता है क्या होता है। देन नेक्स्ट है ज़ोलिनर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, ये कंडीशन होता है, अ कंडीशन इन विच गैस्ट्रिन सिक्रेटिन। ठीक है, इसमें क्या होता है? गैस्ट्रिन सिक्रेट होता है और क्या होता है? ट्यूमर और हाइपरप्लेशिया ऑफ द आइसलेट सेल। और क्या होता है? जो आइसलेट सेल होता है पेनक्रियास का, उसमें क्या होता है? ट्यूमर हो जाता है या फिर वो हाइपरप्लेशिया हो जाता है। ठीक है, उसमें तो ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक प्रोडक्शन होने की वजह से पेनक्रियास के आइसोलेट सेल में क्या होता है? ट्यूमर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ज़ोलिनर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, ये क्लियर है आप लोग को? क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड एनवायरनमेंट। एक्सप्लेन द पर्पस एंड द प्रोसीजर ऑफ ट्यूब और ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस टेस्ट टू द पेशेंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कोई भी टेस्ट करते हैं
तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। तो अगर हम ट्यूब करें या ट्यूबलेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोसीजर को एक साथ ही दोनों प्रोसीजर को हम कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमको पहले से ट्यूब और ट्यूबलेस प्रोसीजर के बारे में हमें पेशेंट को पहले से इन्फॉर्म करना है। चेक विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर यू गिव योर एक्सप्लेनेशन टू फाइंड आउट वेदर ही और शी विल परफॉर्म बेसल और स्टिमुलेशन गैस्ट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो क्या है, हम अगर जो भी एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं उससे पहले हमको क्या करना है, हमारे हाँ जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ठीक है, तो उनके थ्रू हमको पता कर लेना है कि हम जिसको एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं क्या वही पेशेंट है जो ये टेस्ट को परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, वो रेडी है या नहीं, सब कुछ ठीक, मतलब वही पेशेंट है या नहीं, तो उसको हमको पूरी तरह से चेक करना है। नेक्स्ट, टेल द पेशेंट हाउ टू NGT इज़ इंसर्टेड। NGT का मतलब होता है NG ट्यूब। ठीक है, तो क्या है पेशेंट को NG ट्यूब इंसर्ट करने से पहले हमको पेशेंट को बताना है कि हम NG ट्यूब इंसर्ट करेंगे, तो उसे उनको इंसर्ट कर देना है पहले से कि NG ट्यूब जब इंसर्ट करेंगे तो उनको क्या करना है। ठीक है, तो NG ट्यूब इंसर्टेड, ये NG ट्यूब क्या होता है, दैट इज़ अ ट्यूब इज़ लुब्रिकेटेड एंड पासेस थ्रू द नोज़ और माउथ। ठीक है, ये एक लुब्रिकेटेड ट्यूब होता है जो हम पास करते हैं नोज़ और माउथ के थ्रू, and that he or she will be asked to swallow or will be given sip of water। ठीक है, as the tube is passed into the stomach। हमको क्या करना है, जब हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो हमको उस पेशेंट को बोलना है कि वो, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो हम सॉलो करते हैं ना, सॉलो मतलब निगलना। ठीक है, जैसे हम निगलते हैं किसी चीज़ को, या फिर हम पानी पीते हैं तो पानी का सिप हम कैसे अंदर लेते हैं, उसी तरह से हमको जब वो इंसर्ट करते जाना तो हमको वैसे एक सिप जैसे हम लेते हैं ना पानी का, वैसे हमको वो सिप लेते जाना है। तो इससे क्या होता है, वो जो ट्यूब होता है वो आसानी से पास होता है हमारे स्टमक तक, तो इसमें इजी होता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होता है उसको अंदर जाने में। ठीक है, जो ट्यूब होता है उसको, द एंड ऑफ द ट्यूब में बी अटैच्ड टू लोअर इंटरमिटेंट सेक्शन। और क्या करते हैं, एक एंड तो क्या होता है हमारे स्टमक तक चला जाता है और एक एंड क्या होता है बाहर होता है, तो उस ट्यूब के एंड को हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं इंटरमिटेंट सेक्शन के साथ। ठीक है, सेक्शन के साथ हमको उसको अटैच कर देते हैं। इंटरमिटेंट सेक्शन मतलब वो जो इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के होता है। ठीक है, तो ये जो हम स्पेसिमेन इंटरमिटेंट सेक्शन में अगर हम अटैच किया तो इसका मतलब क्या, जो भी स्पेसिमेन कलेक्ट होने वाला है वो सेक्शन में रुक रुक कर वो सेक्शन काम करेगा अपना। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ द पेशेंट इज़ रिसीविंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ड्रग। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो अगर पेशेंट कुछ ड्रग्स लेते हैं तो उस ड्रग्स को हमको क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है हमको उनको पहले से नोटिफाई करना, हमको उनको इन्फॉर्म करना है कि जो पेशेंट है वो ये सब ड्रग्स लेता है, जैसे कि एंटासिड है, एंटी प्लाज्मोटिक्स है, एंटी कोलिनर्जिक है, एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है, फिर कोलिनर्जिक स्टेरॉयड ड्रग्स, ये सारा चीज़ को क्या है हमको पहले से हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, टेस्ट के पहले हमको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम इन्फॉर्म करना है। ठीक है, और अगर ये सब कुछ मेडिसिन लेते हैं तो हमको इन्फॉर्म करना है ताकि जो वो सजेस्ट कर सके आपको कि ये मेडिकेशन आपको 24 to 48 आवर्स बिफोर गैस्ट्रिक एनालिसिस नहीं लेना है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इस मेडिकेशन की वजह से जो टेस्ट करने वाले हैं उसका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है या फिर रिजल्ट कुछ और ही आ सकता है। इसलिए अगर ये मेडिसिन पेशेंट ले रहा है तो ये इस गैस्ट्रिक एनालिसिस के 24 to 48 आवर्स पहले हमें इस ड्रग्स को लेना स्टॉप करना होगा। ठीक है, हमें इस ड्रग्स को लेना बंद करना होगा। नेक्स्ट मॉनिटर वाइटल साइन ऑब्जर्व फॉर पॉसिबल साइड इफेक्ट फॉर यूज़ ऑफ द स्टिमुलेंट्स। ठीक है, जो भी स्टिमुलेंट्स यूज़ करें उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी वाइटल साइन में चेंजेस आ सकता है, तो हमें क्या करते रहना है, वाइटल साइन मॉनिटर करते रहना और पेशेंट में ऑब्जर्व करते रहना है कि कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं दिख रहे स्टिमुलेंट्स की वजह से। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, दैट इज़ अ डिजीनेस, फ्लशिंग, टैकीकार्डिया, हेडेक एंड अ लोअर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आई होप कि आप लोग को ये सारा सिम्टम पता होगा। अगर किसी को इन सिम्टम्स में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग शायद ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डिजीनेस क्या होता है, फ्लशिंग क्या होता है, टैकीकार्डिया, हेडेक, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट है लेबल विद स्पेसिमेन विद द पेशेंट नेम, द डेट, द टाइम एंड द स्पेसिमेन नंबर। ठीक है, उसका क्या करना है, आप जो स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया है उस स्पेसिमेन को लेबल करना है। उस लेबलिंग में क्या होना चाहिए, पेशेंट का नाम होना चाहिए, उस दिन का डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और स्पेसिमेन नंबर होना चाहिए। बी सपोर्टिव ऑफ द पेशेंट, एनकरेज द पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट को सपोर्ट करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो अपना जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो क्या कर सके, अपना जो फियर है, ठीक है, अपना जो कंसर्न है वो क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके हमारे सामने। ठीक है, या हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर उनके सामने वो एक्सप्रेस कर सके। आंसर क्वेश्चंस हिज और हर
हिज और हर, रिफ़र देम टू अप्रोप्रिएट हेल्थ प्रोफेशंस, ठीक है। और क्या है, उनका जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उनके क्वेश्चंस का आंसर हम कर सके, या फिर उनको इतना इनकरेज करना है कि अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो हमसे पूछें, ठीक है। और अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है या फिर उनको और कुछ प्रॉब्लम है तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास हम उनको भेज सकते हैं ताकि वो अपने डाउट को वो क्लियर कर सकें। नेक्स्ट है प्रोसीजर। फर्स्ट हम देखते हैं ट्यूब एनालिसिस। तो ट्यूब एनालिसिस क्या था, पेशेंट शुड बी एनपीओ, ठीक है। जब हम ट्यूब एनालिसिस करते हैं तो पेशेंट शुड बी एनपीओ, मतलब पेशेंट से एनपीओ का मतलब था नील परोलर, मतलब प्रोसीजर के पहले वो बाय माउथ कुछ नहीं ले सकते, ठीक है, वो कुछ नहीं खा सकते। फॉर 8 to 12 आवर प्रायर टू द टेस्ट, मतलब 8 से 12 घंटे पहले उनको कुछ नहीं खाना है। स्मोकिंग शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर आवर्स, और इसमें क्या है, स्मोकिंग रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल ड्रिंकिंग हो गया, अगर कुछ उनको नशे का आदत है तो वो हमको रेस्ट्रिक्ट करना है, उनको मना करना है। नेक्स्ट सर्टन ग्रुप्स, ठीक है, सर्टन ग्रुप्स एंड अल्कोहल एंड कॉफ़ी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर एटलीस्ट 24 आवर बिफोर द टेस्ट, ठीक है। ये कुछ मेडिसिन्स हैं और अल्कोहल और कॉफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होता है इस टेस्ट के 24 आवर पहले, ठीक है। अगर जैसे मैंने पहले कहा है कुछ मेडिकेशन है 24 to 48 आवर्स पहले हम उस मेडिकेशन को स्टॉप करते हैं, तो सेम उसके साथ अगर पेशेंट अल्कोहल लेता है या फिर उसे कॉफ़ी पीने की आदत है तो हमको 24 आवर पहले उसे स्टॉप करवाना होगा। नेक्स्ट है बेस लाइन वाइटल साइन शुड बी रिकॉर्डेड, और ठीक है, वाइटल साइन हमको चेक करते रहना है साथ ही साथ, और हमको उसे रिकॉर्ड करके रखते जाना है। लूज डेंचर शुड बी रिमूव, ठीक है, किसी किसी का लूज डेंचर होता है, नकली दांत होता है, ठीक है, तो ट्यूब पर जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसके कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए अगर किसी का लूज डेंचर है, ठीक है, नकली दांत वात कोई लगाया है तो उसे हमको पहले से रिमूव कर लेना है इस प्रोसीजर को करने से पहले। अ लुब्रिकेटेड एनजी इज इंसर्टेड थ्रू द नोज़ और माउथ, उसको क्या करना है, जो लुब्रिकेटेड एनजी ट्यूब है होता है उसे हम नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू जैसा भी सूटेबल लगे हमें हमको उसे इंसर्ट करना है। अ रेसिडुअल गैस्ट्रिक स्पेसिमेन एंड 4 एडिशनल स्पेसिमेन टेकन 15 मिनट्स अपार्ट शुड बी एस्पिरेटेड एंड लेबल विद द पेशेंट नेम, द टाइम एंड द स्पेसिमेन नंबर। उसको क्या करना है, हमको जो गैस्ट्रिक स्पेसिमेन है, ठीक है, उसको हमको 4 एडिशनल स्पेसिमेन, मतलब 4 एडिशनल स्पेसिमेन में हमको वो कलेक्ट करते रहना है, ठीक है। हर 15 मिनट्स में 15 मिनट्स में हमको 4 एडिशनल क्या स्पेसिमेन हमको कलेक्ट करना है, ठीक है। कलेक्ट जैसे ही स्पेसिमेन कलेक्ट हो जाता है तो उसको हमको लेबल करना है, जैसे मैंने पहले बताया है, पेशेंट का नाम, टाइम, ठीक है, नंबर वगैरह सब कुछ हमको लेबल करके उसे हमको टेस्ट के लिए भेजना है। द एनजीटी में बी अटैच्ड टू द लोअर इंटरमीडिएट सेक्शन, ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि जो लास्ट एंड होता है ट्यूब का उसको हम इंटरमीडिएट सेक्शन में अटैच करते हैं। क्यों अटैच करते हैं, क्योंकि क्या है, हम 15 मिनट्स के गैप में ले रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हमको स्पेसिमेन कलेक्ट हो गया, नेक्स्ट हम उसको बंद करते हैं, फिर 15 मिनट्स के बाद फिर स्पेसिमेन लेते हैं, फिर 15 मिनट्स बाद, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इंटरमीडिएट सेक्शन में हम इसको अटैच कर देते हैं ताकि हम 15 मिनट्स में क्या कर सकें, स्पेसिमेन को कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टिमुलेशन टेस्ट, ठीक है। तो स्टिमुलेशन टेस्ट क्या है, कंटिन्यूशन ऑफ द बेसल गैस्ट्रिक एनालिसिस, ठीक है। क्या है, बेसल गैस्ट्रिक एनालिसिस का कंटिन्यूशन टेस्ट होता है। तो इसमें क्या है, गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट्स इज़ एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है, इसमें कुछ स्टिमुलेंट्स हम यूज़ करते हैं, इसे हम स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या, हम स्टिमुलेशन टेस्ट नहीं करते, ये स्टिमुलेशन टेस्ट है, तो इसमें हम स्टिमुलेशन यूज़ करेंगे। तो कुछ स्टिमुलेशन होता है जैसे कि बेटाजोल हाइड्रोक्लोराइड, हिस्टोलोग और हिस्टामिन फॉस्फेट इंट्रामस्कुलरी और पेंटागैस्ट्रिन सबक्यूटेनियसली, ये सारे क्या होते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं। इस स्टिमुलेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टिमुलेंट्स पेशेंट को देते हैं, उसके बाद ये टेस्ट आगे बढ़ता है। सेवरल गैस्ट्रिक स्पेसिमेंस आर ऑब्टेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 आवर। ये स्पेसिमेन कलेक्ट करने में हमको क्या लगता है, कितना टाइम लगता है, 1 to 2 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। क्यों लगते हैं, हिस्टामिन्स 4 and 15, हिस्टामिन्स 4 15 मिनट्स स्पेसिमेन इन 1 आवर्स एंड हिस्टोलॉग 8 एंड 15 मिनट्स स्पेसिमेन इन 2 आवर्स, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हिस्टामिन 4 है, ठीक है, हिस्टामिन को हमको 4 स्पेसिमेन कलेक्ट करना रहता है, तो हम क्या 15 मिनट्स के गैप में करते हैं, तो हमको उसमें 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। और हिस्टोलॉग का क्या है, हमको 8 स्पेसिमेन कलेक्ट करना होता है, तो हम 15 मिनट्स के गैप में करते हैं, तो उसमें हमको 2 घंटा लग जाता है, ठीक है। 15 मिनट्स का गैपिंग करोगे 4 स्पेसिमेन, तो इसमें क्या 15 30 फिर 15 60, ठीक है। तो करीबन हमको इसमें 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, और इसमें भी काउंट करोगे तो देखो 2 आवर्स हमको लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, हिस्टामिन का 4 स्पेसिमेन अगर हम कलेक्ट करेंगे 15 मिनट के गैपिंग में तो हमको 1 घंटा लगता है, और हिस्टोलॉग का अगर हम 8 स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं 15 मिनट्स के गैप में तो हमको 2 घंटा लगता है।
नेक्स्ट स्पेसिमेन शुड बी लेबल्ड विद द पेशेंट नेम डेट सेम है, ठीक है। अगर हम उसको लैब भेज रहे हैं तो हमको उसमें पेशेंट का नाम, डेट, टाइम, नंबर वगैरह सब कुछ लेबल करके हम उसको टेस्ट के लिए भेजना है। नेक्स्ट जो पेशेंट का वाइटल साइन हमको मॉनिटर करते रहना है। इमरजेंसी ड्रग्स सच एज एपिनेफ्रिन शुड बी अवेलेबल, ठीक है। और अगर हमको कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो हम एपिनेफ्रिन मेडिसिन हम रख सकते हैं। अगर पेशेंट में कुछ चेंजेस आता है या फिर इमरजेंसी हमको चाहिए तो हम एपिनेफ्रिन को हम इमरजेंसी ड्रग के तौर पे हम को अवेलेबल रखना है हमेशा। नेक्स्ट है द यूजुअली टेकन 2.5 आवर फॉर बोथ पार्ट्स बेसल स्टिमुलेशन, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट, जो फर्स्ट टेस्ट मैंने बताया और जो सेकंड टेस्ट मैंने बताया, इस टेस्ट को करने में हमको लगभग 2 से ढाई घंटा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमको पूरा ख़त्म करने में 3 घंटा हमको लग सकता है, ठीक है। तो यूजुअली हमको दोनों टेस्ट करने में इतना टाइम लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस। तो ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस क्या होता है? द क्लाइंट शुड बी NPO फॉर 8 to 12 आवर्स बिफोर द टेस्ट, ठीक है। सेम है, इसमें भी 8 से 12 घंटा पहले पेशेंट को कुछ भी बाय माउथ नहीं देना है। द मॉर्निंग यूरिन स्पेसिमेन इज डिस्कार्डेड, ठीक है। जो मॉर्निंग का जो यूरिन है उससे हमको डिस्कार्ड करना है। सर्टन ड्रग्स आर विदहेल्ड फॉर 48 आवर बिफोर द टेस्ट, ठीक है। तीनों टेस्ट में अगर कोई भी पेशेंट अगर कोई भी मेडिसिन ले रहा है तो उसे हम 48 आवर पहले ही विदहेल्ड करेंगे, मतलब उससे हमको रोकना है, सबको स्टॉप करना है, ठीक है। विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर परमिशन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के परमिशन के बेस पे ही हमको तीनों टेस्ट में, अगर कोई भी पेशेंट मेडिसिन ले रहा है तो तीनों टेस्ट में हमको उसको 24 to 48 आवर पहले ही हमको उसको मेडिसिन को स्टॉप करना है। गिव द क्लाइंट कैफीन सोडियम बेंजोएट 500 mg इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। हमको क्या करना है, क्लाइंट को देना है कैफीन सोडियम बेंजोएट 500 mg, ठीक है, इन अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी में हमको ये मिलाकर उनको देना है स्पेसिमेन कलेक्ट करने के पहले। कलेक्ट अ यूरिन सैंपल 1 आवर लेटर, उसका क्या करना है, हमको यूरिन सैंपल लेना है 1 घंटे के बाद। ये जो हम कैफीन सोडियम बेंजोएट 500 mg ग्लास में पानी में मिलाकर जो दे रहे हैं उसको देने के बाद पेशेंट उसे पीता है, पीने के 1 घंटे के बाद हमको यूरिन कलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट गिव द क्लाइंट द रेसिन डाई एजेंट एंजियोरेसिन और द डायग्नेक्स ब्लू, ठीक है। ये क्या है, एक रेसिन डाई एजेंट है। इसे भी हम क्या करेंगे, इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। एक स्पेसिमेन कलेक्ट हो गया, वो स्पेसिमेन कलेक्ट होने के बाद हमको क्या करना है, दूसरे गिलास पानी में हमें ये रेसिन डाई एजेंट हमको मिक्स करके फिर से पेशेंट को देना है पानी, ठीक है। कलेक्ट यूरिन स्पेसिमेन 2 आवर्स लेटर, उसका क्या करना है, इसे देने के बाद हमको यूरिन स्पेसिमेन लेना है 2 घंटे के बाद लेना है, ठीक है। उसमें 1 घंटे बाद लेना है, इसमें 2 घंटे बाद लेना है। द यूरिन में be colored blue or blue green for several days. Absence of color in the urine, usually absence of the HCl in the stomach, ठीक है। मतलब क्या है, अगर जो यूरिन का कलर क्या है, अगर हमको ऐसा ब्लू और ब्लू ग्रीन क्या है बहुत दिन तक दिखता है, ठीक है, हमको उसको रखे रहना है, चेक करते रहना है उस यूरिन का स्पेसिमेन को। तो अगर वो क्या है बहुत दिन तक हमको वैसा ही दिखता है, ठीक है, ग्रीन ब्लू या ब्लू कलर में दिखता है, तो इसका मतलब क्या है, या फिर एब्सेंस ऑफ यूरिन में भी कलर्ड ब्लू और ब्लू ग्रीन फॉर अ सेवरल डेज, ठीक है। हाँ, तो अगर वो कलर दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट में ये पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब कि उनका ठीक है कंडीशन। और अगर एब्सेंस ऑफ कलर इन द यूरिन, यूजुअली एब्सेंस ऑफ HCl इन द स्टमक, और अगर क्या है हमको उस कलर वो कलर अगर हमको एब्सेंस, मतलब वो कलर हमको नहीं दिख रहा है, ब्लू या जो ग्रीन ब्लू कलर अगर हमको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट में क्या है, ये HCl एब्सेंस है, ठीक है। तो इसको हमको समझ में आता है कि पेशेंट के स्टमक में HCl का मात्रा नहीं है, उसकी वजह से उसमें कलर नहीं आया, ठीक है। और अगर कलर आता है तो इसका मतलब क्या है, जो गैस्ट्रिक एनालिसिस हम करें उसमें हमको HCl का मात्रा उसमें प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा फैक्टर अफेक्टिंग डायग्नोस्टिक रिजल्ट, ठीक है। कुछ फैक्टर्स है जो क्या होता है, रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इनकरेक्ट लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन, अगर हमने लेबलिंग सही तरीके से नहीं किया है तो क्या होता है, कभी कभी स्पेसिमेन क्या होता है मिक्स हो जाता है, ठीक है, नाम सेम रहता है, डेट सेम रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट इधर उधर हो सकता है। दैन ड्रग्स, ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर पेशेंट ड्रग्स ले रहा है, अगर उसे हम स्टॉप नहीं करते 24 to 48 आवर पहले और हम ऐसे ही टेस्ट कर देते तो उसकी वजह से भी क्या होता है, टेस्ट का रिज़ल्ट अफेक्ट हो सकता है। देन जैसे कि टेस्ट के टाइम मैंने बताया था कि स्मोकिंग अगर पेशेंट कर रहा है या फिर कुछ भी ड्रिंकिंग कर रहा है जो भी है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अफेक्ट हो सकता है। अगर पेशेंट को कोई स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, फिर कोई सेंसरी स्टिमुलेशन है उनको, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वो रिज़ल्ट क्या हो सकता है,
अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये सारे चीज़ क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स आप देखो, ठीक है। आपका फास्टिंग का, आपका स्टिमुलेशन का, ट्यूबलेस का, ये आपका नॉर्मल फाइंडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका क्या था, गैस्ट्रिक एनालिसिस, ड्यूडेनल कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। ये जो बहुत इजी है प्रोसीजर, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रोसीजर में परेशानी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। जब भी पूछोगे मैं आपको आंसर दूंगी इसका, तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, अगले टॉपिक हम कल देखेंगे।